So hello my dear students, my name is Jashfaq and this is your छोटा सा चैनल क्वेस्टिंग फिजिक्स। सो गाइस, टाइटल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपने सिलेबस से। आखिर पता तो चले हमें पढ़ना क्या है आखिर। सो हियर गोज आवर सिलेबस। सो गाइस, जो हमारा फिजिक्स का जो सिलेबस है ये क्लास 12 का, ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। And the first one is your electromagnetism, second is your optics and third is modern physics। ठीक है, सो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, optics and modern physics बात किया जाए अगर आपके जेई सिलेबस की बात करें अगर हम जेई मेंस की, तो जेई मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो आपका पहला टॉपिक है, जो दैट इज़ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एंड उसके बाद जो है सेकंड पे ये एंड थर्ड पे ये है। ठीक है, बट अगर बात करें आपके जेई एडवांस की, तो उस केस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं आपके मॉडर्न फिजिक्स से। एंड उसके बाद सेकंड पे कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड थर्ड पे और ऑप्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर योर जेई मेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है हमारा, सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, सबसे ज़्यादा जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यही आपको 3 स्टार मार देते से। ये आपके जेईई मेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं ये सेम ऑर्डर है, ऑप्टिक्स है। एंड थर्ड पे आपका है ये मॉडर्न फिजिक्स। राइटिंग थोड़ी सही नहीं है बट बोल रहा हूँ तो समझ ही जा रहे होगे आप हैं। ओके, लेट अस गिव दिस 2 स्टार, दिस इज योर 2 स्टार। ओके, फॉर जेईई मेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्टिक्स सेकेंड पे एंड थर्ड पे आपका मॉडर्न फिजिक्स। बट बात करें अगर हम जेईई एडवांस की, जेईई एडवांस की, तो इसके लिए बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई है तो वो है मॉडर्न फिजिक्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहीं से आएंगे आपके, हर साल आते हैं। सेकेंड पे है आपका अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एंड थर्ड पे है आपका ऑप्टिक्स। दिस इज योर 3 स्टार, दिस इज योर 2 स्टार, दिस इज योर 2 स्टार। ठीक है, सो जेईई एडवांस आप कब दोगे, जब जाहिर सी बात है जब जेईई मेंस जो है क्लियर होगा। और जेईई मेंस अगर क्लियर करना है तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो अच्छे से पढ़ना होगा, जो कि हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो है फर्स्ट क्लास है इसकी, कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस जो है आपको पढ़ा दिया जाए इस पर। सो ध्यान से पढ़िएगा, मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसमें यूँ समझ लो फर्स्ट चैप्टर जो है उसका आधा तो आपका मैकेनिक्स टाइप का ही है, एंड उसके बाद जो है 12th का थोड़ा बहुत आएगा आपका। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझते हैं, फिर ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स आगे देखा जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिलेबस को समझते हैं, and then we will move further and start our very first chapter, which is the title given here, electrostatics। okay, स्टार्ट करते हैं पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत अच्छा टॉपिक है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो बच्चों, बेसिकली ये जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है, दिस इज स्टडी ऑफ चार्ज। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे, ठीक है। क्या ये स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज, चार्ज को हम Q से डिनोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक वर्ड में, दैट इज स्टडी ऑफ चार्ज। अब चार्ज को कैसे पढ़ना है हमें, तो भाई देखो फर्स्ट चैप्टर में जो है, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक चार्ज को लेंगे, उसे रखेंगे, उसे निहारेंगे, मतलब उसे प्यार से देखेंगे कि ये आखिर कर क्या रहा है। हम उसमें देखेंगे कि जो चार्ज है, किसी से तो उसकी दुश्मनी है और किसी से उसको प्यार है ना, लाइक दैट। मान लो कि अगर वो प्लस चार्ज है ना, तो वो प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दुश्मन मानेगा उसे, एंड जो माइनस चार्ज है उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी तो हम यही जानेंगे, दो ही टाइप के चार्ज होते हैं, प्लस एंड माइनस, ठीक है। न्यूट्रल कोई चार्ज, न्यूट्रॉन जो है वो कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो प्लस एंड माइनस का जो है हमारा अट्रैक्शन एंड रिपल्शन देखने को मिलेगा। एंड सेकेंडली हम क्या देखेंगे उसमें, कि जो चार्ज है ना उसका खुद का एक एरिया है, ठीक है, खुद का एक इलाका है, एरिया। अब तुम कहोगे एरिया तो कुत्तों का होता है यार, ठीक है, होता है कुत्तों का, लेकिन ये कुत्ता डेंजरस है, इसे अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो काट खाएगा तुम्हें, याद रखना। तो जो कुत्ता है, आई मीन जो चार्ज है, उसका जो एरिया है, जहाँ तक उसकी धाक जमी हुई है, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक है। उस जो चार्ज का जो जिस एरिया तक जो उसका धाक जमा हुआ है एक तरीके से, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक है। अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा ऐसे ही समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ मैं। आगे हम क्या देखेंगे, दूसरा कोई चार्ज जो है अगर वो उसके एरिया में आता है, ठीक है, तो उससे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगी, और साथ ही उसे एक फोर्स भी महसूस होगा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि अब कुत्ते का ही एग्जांपल लेके देख लो, अगर कोई एक कुत्ता रहता है, उसके एक एरिया होता है ना, मजाल नहीं कि उसके एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आ जाए, वो उसे काटने के लिए दौड़ेगा, उस पर अपना फोर्स दिखाएगा, अपना जोर दिखाएगा। सिमिलरली वैसे क्या है, चार्ज है तुम्हारा, चार्ज का भी क्या है, एक एरिया है अपना, जहाँ तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फैली हुई है, उसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आ रहा है तो उस पर क्या करेगा, अपना एक फोर्स लगाएगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसकी वैल्यू हमें जो है पता चलेगी कूलम्ब्स लॉ से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। साथ में उस चार्ज का अपने खुद का एक पोटेंशियल भी होगा। पोटेंशियल को ऐसे अभी लेमैन की तरह से समझ लो कि पोटेंशियल क्या है, एक तरीके से खुद की क्षमता है, एक तरीके से, है ना। हर किसी के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है ना। चार्ज जो इतना दबदबा बनाए हुए है, उसका भी अपना खुद का एक पोटेंशियल होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और फिर आगे जो है, और उसके बाद चार्ज के बाद हम और भी कुछ पढ़ेंगे, लाइक कैपेसिटर वगैरह। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ठीक है। गॉस लॉ वगैरह है वो आपका जो है, इलेक्ट्रो बेसिकली दो पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में हम जो है आपका जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज मेनली डील्स विथ मैकेनिक्स, है ना। जैसे कि चार्ज है वो क्या करेगा, वो फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें फोर्स वगैरह निकालते हैं, जो हम 11th में करके आ चुके हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली मैकेनिक्स का पार्ट होगा। एंड सेकेंड में हम गॉस लॉ वगैरह जो है एक्स्ट्रा जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रो दो पार्ट में से कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो चार्ज था, अब तक तो हम क्या कर रहे थे, चार्ज को रेस्ट में रखा था, रेस्ट में रख के उसका देख लिया कि ये क्या क्या ड्रामे कर रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, चार्ज को जो है ना एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कराएंगे, कहेंगे बहुत तुझे देख लिया रेस्ट में रख के, अब तू चल के दिखा। तो जरा देख लेते हैं, यहीं पे लिख देता हूं मैं, चार्ज एट रेस्ट, दैट मीन्स वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0। तो ये चीज हम किस में पढ़ेंगे, आपका फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चार्ज को जो है ना, चार्ज को हम मूव कराएंगे, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। याद रखें वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, ठीक है। नहीं तो इसकी डायरेक्शन आपने चेंज करी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा और फिर जो है मामला कुछ और हो जाएगा। तो जब हम चार्ज को एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कराएंगे, कई सारे चार्ज एक वायर में जो मूव कर रहे हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वायर में, है ना। कई सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बेसिकली चार्ज ही तो है। कई सारे इलेक्ट्रॉन मूव करें तो क्या जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, जो कि हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी और सेकेंड चैप्टर, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, एक और बात, ये जो चार्ज जो था, जो रेस्ट में था, ये क्या प्रोड्यूस करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अभी बताया था मैंने। लेकिन जब चार्ज जो है आपका कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, बल्कि तब उस केस में वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। सिमिलरिटी होती है दोनों में ही, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में जो है थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होती है। जैसे कि फोर्स का भी फॉर्मूला आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट जो है दोनों मिलता जुलता नजर आएगा, ठीक है। तो चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और ये सब चीजें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, करंट के बारे में। एंड चार्ज ने क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड, वो हम उसके अगले चैप्टर मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है। एक और चीज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, दोनों कैसी होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, जस्ट लाइक दिस, ओके। अगर एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सेकंड जो है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन दोनों अभी साथ में नहीं आएंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इस केस में क्या होगा, जब चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये सब क्या चीज़, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अभी बस एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। चार्ज जो है रेस्ट में था तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था, ठीक है। चार्ज जो है मूव करने लगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगे। यहाँ पे क्या था, ये जो फोर्स लगाता था जिसे कहते थे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा उसे क्या कहेंगे, उसे इसका मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, जो कि हम आगे निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके अगले चैप्टर में हम क्या पढ़ लेंगे, EMI वगैरह पढ़ लेंगे। EMI भरने वाले EMI नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो भी हम इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जब चलेगा तभी इसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स जो है चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगा तब आएगा, ठीक है। इसमें क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, मैग्नेटिज्म। और क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था यहाँ तक की कहानी, एक तो रेस्ट में देख लिया और एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ देख लिया। अब आगे और क्या कर सकते हैं भाई, हमने कहा यार चलो चार्ज को पहले रेस्ट में रखा, उसके ड्रामे देखे, फिर उसे धीरे धीरे चलाया कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो फिर देखा कि अब और कौन कौन से नखरे दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अब तू दौड़, अब तू दौड़। हम क्या करेंगे, बेसिकली इसे अब एक्सेलरेशन दे देंगे, एक्सेलरेट करेंगे चार्ज को। एंड व्हेन द चार्ज इज एक्सेलरेटेड इट प्रोड्यूसेस बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीजें प्रोड्यूस करता है ये। व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन तो आपको पता है, वो 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा तो एक्सेलरेशन क्या होता है ऐसे समझ लो।
पर सेकेंड हम अपनी वेलोसिटी जो है, जितनी वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं दैट इज योर एक्सेलरेशन, है ना। अगर किसी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दैट मीन्स हर सेकेंड उसकी स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा, 2 थी, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी, फिर 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे करके बढ़ते जाएगी, दैट इज योर एक्सेलरेशन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे चार्ज को एक्सेलरेट कर दिया, एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ पे ये चार्ज जो है ये दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और दोनों फील्ड क्या होंगे, एक दूसरे का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे एंड सेम फेज में होंगे। फेज क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। एंड इस वजह से क्या होगा, इस वजह से एक वेव्स जो है वेव प्रोड्यूस होने लगता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कुछ ऐसे होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में अगर ऐसे वाइब्रेट कर रही, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। एंड दोनों जो है सेम फेज में होता है, तो ऐसे ऐसे वेव बन जाता है एंड ये आगे की तरह से प्रोपेगेट करने लगता है वेव, ठीक है। आपने पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा, ठीक है। सेम फेज में होता है, फेज वगैरह क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड एक और चीज यहाँ पर अब फिर अब ये क्या प्रोड्यूस करने लगेगा, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जब काम में आएंगे, तो ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बच्चों एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज योर प्रॉपर्टी ऑफ EMW। ये जो पार्ट है ना, प्रॉपर्टी ऑफ EMW, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका JEE मेंस में आता है, ठीक है। एडवांस में ये सिलेबस नहीं है, तो एडवांस में इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत हमें है नहीं, ठीक है। सिर्फ JEE मेंस के लिए आते हैं, थ्योरेटिकल टाइप का है थोड़ा ही। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम से ही लग रहा है इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, JEE बोर्ड वगैरह में भी पूछ सकता है एंड आपके JEE मेंस में इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एडवांस के लिए कुछ भी नहीं आएगा यहाँ से प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, ठीक है। सो ये था आपका सारा सिलेबस जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला पार्ट, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या करेंगे हम, चार्ज को रेस्ट में रखेंगे एंड रेस्ट में रख के इसे देखेंगे कि ये कर क्या रहा है अब, ठीक है। अच्छे से पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। और चलिए अच्छे से आप पढ़ते हैं, चलो अच्छे से लिख देते हैं कलरफुल में, क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्पेलिंग तो सही है ना, ओके। ये क्या है, अभी मैंने बताया था आपको, ये क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज, कब, जब चार्ज रेस्ट में हो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी मैंने क्या बताया था, ये क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। नाम से ही आपको पता चल जाएगा। देखो ये जो पार्ट है ना इलेक्ट्रो, इसका मतलब होता है चार्ज, क्या होता है, चार्ज। एंड स्टैटिक्स, इसका मतलब होता है रेस्ट, ठीक है। ये दो पार्ट, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ एक चार्ज एंड रेस्ट, ठीक है। वही जो मैंने बताया था, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मैं तभी से चार्ज कह रहा हूँ,
आखिर ये तो पता चले यार चार्ज आखिर होता क्या है, क्यों चार्ज, ये क्या, ये दिस इज, इट इज एन इंट्रिंसिक, एक वर्ड आता है इसमें इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जो शुरुआत से ही मौजूद है, उसमें हम हमारा कोई क्या कहते हैं, हम हमारा कोई उस पर बस नहीं है, हम उसे कोई चेंज वगैरह कुछ नहीं कर सकते। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज आल्सो, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। चार्ज वैसे ही प्रॉपर्टी, जैसे कि मास भी हो गया, मास भी क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मास, उसका हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो पहले से ही प्रेजेंट है। कोई भी चीज़, कोई भी मैटर, उसका क्या है, एक मास होता है, ठीक है। वैसे क्या है, एक चार्ज भी है जो कि पहले से प्रेजेंट होता है, ठीक है। चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। और चार्ज बच्चों होते हैं दो टाइप के, क्या कैसे होते हैं, दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। और वो क्या होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। प्लस एंड प्लस, ये क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। माइनस माइनस क्या करेंगे, ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, आपस में दुश्मन है, पक्के दुश्मन है, ठीक है। एंड प्लस एंड माइनस, ये क्या करेंगे, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट, ये क्या है, ये दोनों, इन दोनों में क्या है, प्यार, लव है, ठीक है। प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, प्लस प्लस रिपेल ईच अदर, माइनस माइनस रिपेल ईच अदर, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको प्लस एंड प्लस जो है आपस में अट्रैक्ट करता दिख जाए, ठीक है। ऐसा इंसानों में होता है, चार्ज में नहीं, ठीक है। सो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है, और भी कुछ बेसिक सी चीज़ें जो हम जान लेते हैं, उसके बाद जो है अच्छे से आपका स्टार्ट करेंगे कूलम्ब लॉ थोड़ी देर में। पता चल गया क्या है, चार्ज दो टाइप के होते हैं, प्लस एंड माइनस, ठीक है। प्लस एंड प्लस हेट ईच अदर, माइनस माइनस हेट, एंड प्लस एंड माइनस दे बोथ लव ईच अदर, ठीक है। आगे और क्या है, एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की, चार्ज की बात करते हैं थोड़ा, चार्ज की। एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है कूलम्ब, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज। सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, बताओ, को पता होगा सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, ई दैट इज योर इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उससे छोटा चार्ज कोई होता नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे, सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, प्लस माइनस ई। पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। प्लस माइनस, प्लस वाला हुआ तो वो कितना हो जाएगा, वो किस पर का चार्ज हो जाएगा, आपका प्रोटॉन का। एंड माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है, तो ये कितना, ये किसका चार्ज हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉन, दैट इज ई प्लस माइनस ई, ठीक है। बट अगर जरा इससे हट के बात करें, देखो ये जो है ना, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो बच्चों इससे हमें जो है एनसीईआरटी की लिखी हर एक चीज़ जो है पत्थर की लकीर मानी जाएगी हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि कहीं से कुछ भी आएगा, वो कहीं कुछ भी लिखा हो, वो जो है एनसीईआरटी का ही सही मानेगा, चाहे तुम्हारा बोर्ड हो या तुम्हारा जेईई हो या तुम्हारा नीट हो, एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी को सही मानेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अभी जो है रिसर्च का एक टॉपिक है, ये रिसर्च का टॉपिक है। जब मैं 12th में था तब भी इस पे रिसर्च चल रही थी, और अभी भी इस पे रिसर्च चल रही है। और वो रिसर्च क्या कह रहा है,
वो ये कहता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है ना वो ई नहीं, ई से भी छोटा एक चार्ज है, और जिसे हम क्या कहते हैं, क्वार्क्स। क्या कहेंगे, क्वार्क्स। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कहीं स्टाइल मारना हो, कहीं किसी को दिखाना हो मुझे बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आ जाए तो क्या लिखना है, प्लस माइनस ही लिखना है, ठीक है। ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। क्वार्क पार्टिकल्स, इसे क्या कहते हैं, क्वार्क पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज जो होता है उसे क्या कहते हैं, क्वार्क्स, ठीक है, या क्वार्क पार्टिकल, जो भी कहना चाहो कह सकते हैं, ठीक है। और ये होता क्या, ये क्या होता है, इसे जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बच्चों ये क्वार्क क्या होता है, जरा छोटे में जरा समझ लेते हैं। बच्चों क्वार्क क्या होता है, अब जरा देख लेते हैं छोटे में। क्वार्क्स देखो, ये होते हैं बेसिकली दो टाइप के, ठीक है ना। ये कितने, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका अप क्वार्क एंड एक होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पे जो चार्ज है वो होता है आपका +2/3 ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन का दो तिहाई हिस्सा, एक इलेक्ट्रॉन का नहीं, बेसिकली हम क्या कहेंगे, एक प्रोटॉन का 2 तिहाई हिस्सा, ठीक, क्योंकि प्लस में। एंड डाउन क्वार्क पे कितना चार्ज होता है, -1/3 ई, यानी एक इलेक्ट्रॉन का 1/3 चार्ज डाउन क्वार्क में होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से पूछूँ आपसे कि बताओ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे बना होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे बना होगा। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -e, है ना, -e, तो वो कैसे आएगा, -1e, ठीक है। -1e कैसे आएगा, अगर मैं 3 डाउन क्वार्क ले लूँ, 3 डाउन क्वार्क ले लूँ, तो क्या ये कैंसिल होकर -e आ जाएगा, और क्या यही आपका है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और क्या यही आपके इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बना, इलेक्ट्रॉन कैसे बना, 3 डाउन क्वार्क मिलाने के बाद, ठीक है। बात करें अगर न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, आप सब जानते हैं, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता ही नहीं है, 0 होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल कब आएगा, इसके पास ये कितना है, +2/3, ये अगर -2/3 इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा। यानी कि एक अप क्वार्क ले लो और 2 डाउन क्वार्क ले लो। क्यों, एक अप क्वार्क लिया मैंने तो क्या आया चार्ज इसका, +2/3, 2 डाउन क्वार्क ले लिया तो -2/3 हो जाएगा, -2/3e, दोनों कैंसिल हो क्या आ गया, नेट चार्ज 0। यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, 1 अप क्वार्क एंड +2 डाउन क्वार्क। ये दोनों जो है आपस में जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है आपका, न्यूट्रॉन बन जाता है। बात करें अगर प्रोटॉन की, प्रोटॉन किस पे क्या होता है, +1e का होता है चार्ज। अब +1e कैसे आएगा भाई, +1e ऐसे आ जाएगा। देखो अब मैं 2 अप क्वार्क ले लेता हूँ, 2 अप क्वार्क ले लेता हूँ, 2/3e +2/3e, और एक डाउन क्वार्क ले लेता हूँ, देखो क्या होगा, 2 + 2 4, 4 - 1 3, ये आ गया आपका 3/3e, यानी कि 1e +1e। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला, प्रोटॉन कैसे बनता है, 2 अप क्वार्क, 2 अप क्वार्क एंड +1 डाउन क्वार्क। क्लियर है, आई हैव दिस इज क्लियर। ये मैं ऐसे कर देता हूँ, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, एक अप क्वार्क 2 डाउन क्वार्क मिला तो क्या बन गया आपका न्यूट्रॉन, एंड 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिल गया तो क्या बन गया आपका प्रोटॉन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर एग्जाम में आ जाए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज तो उसमें ये मत कह देना कि स्मॉलेस्ट यूनिट तो डाउन क्वार्क हो गया -1/3, नहीं,
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हम क्या लेके चलेंगे, माइनस, हम क्या लेके चलेंगे, ई, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हम क्या लेके चलेंगे, ई, ठीक है। चलिए अब आगे जरा देख लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, ओके, डन। अब बच्चों देख लेते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। बताने की वैसे ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं तो सारे ही पढ़े, क्यों, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम क्या करते हैं, हम एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसे चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें या तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं या फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अगर मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, सपोज 1 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा +1 ही, है ना। अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो +2 ही, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्या 4.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या। अभी तुम कहोगे कि नहीं 1/3 इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकते हैं या 2/3 इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने कहा क्या कि हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे छोटा चार्ज क्या है, ई है, ठीक है। तो हम ई ही निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि दुनिया का कोई भी चार्ज होगा वो कैसा होगा, वो ई के फॉर्मेट में ही होगा, ठीक है। कोई भी चार्ज होगा वो क्या होगा, वो कई सारी ई जो है, कई सारे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी है, ठीक है, वैसे चार्ज मिलके बने होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है इसमें से हम आधा या 1/3 या 2/3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। इसमें क्या निकालेंगे, 1 2 3 4, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की, क्या है, पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज Q = Ne ± Ne। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कोई भी चार्ज हो उसे हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के फॉर्म में लिख सकते हैं। एनी चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, ठीक है। दैट इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, हम चार्ज को जो है ना, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले अभी क्वार्क पार्टिकल्स वगैरह को मैंने ऐड किया था, ऐड करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाया था। जस्ट लाइक दैट दे आर एडिटिव इन नेचर, दे आर एडिटिव इन नेचर, ठीक है। हम इन्हें ऐड कर सकते हैं किन्हीं भी 2 चार्जेस को, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि चार्ज जो है वो कंजर्व होता है, ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व फॉर कहाँ पे कंजर्व, ऐसे हवा में तो कंजर्व कर नहीं सकते हैं ना। कहाँ पे कंजर्व होगा, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड। अब देखो भाई, सिस्टम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता तो अभी जान लो, छोटी सी बात है। सिस्टम क्या होता है, एनीथिंग जिसे हम कंसीडर करते हैं यूनिवर्स में, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट, यूनिवर्स जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग, ठीक है। तो
वो हिस्सा है जिसे हम जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, जिसके बारे में हम कंसीडर करते हैं, जो भी हो, हम एक इमेजिनरी बाउंड्री भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, दैट इज आवर सिस्टम। और सिस्टम होते हैं 3 टाइप के, एक होता है ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम एंड एक आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या था, फटाफट से देख लेते हैं। सिस्टम जो है ये होते थे 3 टाइप के। एक था ओपन सिस्टम, ये बेसिकली बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा बता ही देता हूँ। सेकेंड है आपका क्लोज सिस्टम एंड थर्ड था आपका आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम में क्या था, ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे मास और एनर्जी दोनों का फ्लो जो है अलाउड होता है, ठीक है। यहाँ पे मास जो है, मास वो अंदर बाहर जा सकता है, एनर्जी भी अंदर बाहर जा सकती है, ठीक है, मास एंड एनर्जी। जैसे कि ये जो रूम है जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इससे मैं क्या कह सकता हूँ, इसे मैं ओपन सिस्टम कह सकता हूँ, क्योंकि दरवाज़ा खुला है, कोई भी आ भी सकता है, जा भी सकता है ना। और जैसा कि तुम देख रहे हो पसीने भी आ रहे हैं मुझे, दैट मीन्स कि हीट जो है वो भी आ रही है, ठीक है। हीट इज़ ऑल्सो एन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम वो होता है जहाँ पे मास जो है वो नहीं आ जा सकता, लेकिन एनर्जी जो है वो अलाउड होती है, ठीक है ना। मास जो है, मास अंदर बाहर नहीं है जा सकता, लेकिन एनर्जी जो है वो जा सकती है, ठीक है। और जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में यही दोनों एग्जिस्ट करते हैं। आइसोलेटेड, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कहीं भी एग्जिस्ट करता है नहीं, फिर चाहे वो आपका थर्मल फ्लास्क ही क्यों ना हो, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम क्या है, मास अलाउड नहीं है लेकिन एनर्जी अलाउड। जैसे यही रूम है, मैं सब कुछ इसके खिड़की दरवाजे सब बंद कर दूं, ठीक है, हवा वगैरह कुछ भी ना आ जा सके, लेकिन फिर भी क्या है, गर्मी के मौसम में मुझे अंदर गर्मी लगेगी, ठंडी के मौसम में ठंडी लगेगी, दैट इज एनर्जी, ठीक है। एंड आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है आपका जहाँ पे दोनों में से कोई भी अलाउड ना हो। एंड ये हो गया एनर्जी, ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है। इसमें दोनों अलाउड थे, ना तो मास आ सकते हैं ना ही एनर्जी आ सकती है। इसका जैसे अगर एग्जांपल देखना चाहें तो अभी जैसे कि मैंने कहा थर्मल फ्लास्क, ठीक है, थर्मल फ्लास्क को मान सकते सेमी आइसोलेटेड टाइप को मान सकते, ठीक है। परफेक्टली आइसोलेटेड तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। नो वन इज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स, ठीक है, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, जहाँ मास भी नहीं जा सकता, एनर्जी भी नहीं जा सकती। जैसे कि आपका एक हद तक मान सकते हैं किसे, जैसे कि मैंने अभी बताया आपके थर्मल फ्लास्क को, ठीक है। जैसे कि तुम स्कूल में जाते हो, ठीक है, स्कूल में जाते हो, पानी की बोतल लेके जाते हो, पूरा फ्रिज का पानी लिया, उसमें रख दिया, और परफेक्टली इंसुलेटेड टाइप का होता है, वो काफ़ी देर तक ठंडा रहता है पानी, है ना। वो क्यों रहता है, क्योंकि उसमें जो है एनर्जी का भी आदान प्रदान जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। एनर्जी जो है उसके अंदर, हीट जो है उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती जल्दी, ठीक है। सो दैट इज योर आइसोलेटेड सिस्टम। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज इज कंजर्व्ड। अभी देखो, अभी जैसा मान लो एक बॉक्स है, ठीक है ना, बड़ा सा बॉक्स है, और ये क्या है, आइसोलेटेड है, यानी कि ना तो इसके अंदर मास जाएगा ना इसके अंदर एनर्जी जाएगी, ठीक। इसके अंदर मान लेते मैंने 3 बॉक्स रखे हैं, ठीक है ना, 3 छोटे छोटे बॉक्स रखे, और इन तीनों पे मैंने चार्ज दे दिया। मान लो इस पे मैंने दे दिया +3 कूलम, इस पे दे दिया मैंने +1 कूलम, एंड इस पे दे दिया मैंने प्लस नहीं, इस पे माइनस ले लेते हैं, -6 कूलम, ठीक है। ये बॉक्स था, इसके अंदर 3
3 छोटे छोटे बॉक्स थे, एक पे चार्ज है +3 कूलम, एक पे +1 कूलम और एक पे -6 कूलम। अब मैंने क्या किया, मैंने इस बॉक्स को जो है लेके और जोर से हिलाया। क्या क्या, जोर से हिलाया। जोर से हिलाने से क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। एक इसको मुक्का मारेगा, एक इसको कोनी मारेगा, है ना। ये इसको मारा, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन जो है, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसने तोड़ दिए, तोड़ के अपने में ले लिया। ठीक है, एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। जैसे इसने इससे टकराया, ठीक है, ये प्लस वाला इससे टकराया। इस टकराने के बाद क्या हुआ, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया और जाके इसमें आके चिपक गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आना जाना क्या, एक तरीके से चार्ज ही तो है ना। तो हमने इसे क्या किया, जोर जोर से शेक किया एंड देन हमने देखा, शेक करने के बाद इस पे हो गया आपका +5 कूलम, इस पे हो गया -4 कूलम। तो बता सकते हो इस पे कितना चार्ज होगा। कहोगे हाँ ये तो हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे। अभी मैंने क्या कहा, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज इज कंजर्व। तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना था, नेट चार्ज +3 कूलम +1 कूलम -6 कूलम। यहाँ से कितना आ गया, 3 और 1 4 में 6 गया, -2 कूलम। नेट चार्ज ऑन द सिस्टम कितना था, -2 कूलम। यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे +5 कूलम -4 कूलम। इसका हमें निकालना है, तो इसे मान लेते हैं +Q, मान लेते हैं +Q। ये क्या होगा एग्जैक्टली, ये क्या -2 कूलम होगा। नेट चार्ज यही तो था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू। यहाँ पे ये गया +C, इधर गया, ये हो जाएगा -3, यानी कि इस पे चार्ज कितना होगा, -3C, -3 कूलम। दैट इज योर थर्ड प्रॉपर्टी, दैट नेट चार्ज इज कंजर्व। अच्छा, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मुझे एक चीज़ याद आ रही है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से एक चीज़ याद आ रही है, और वो ये है कि आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि मास जो है वो भी कंजर्व होता है, पढ़ा है राइट। मास जो है वो भी कंजर्व होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को तो आप सब लोग जानते ही होंगे ना, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था मास का। क्या दिया था, मास का फॉर्मूला दिया था, m = m0/(1 - v²/c²। अब सोच रहे हो ये क्या चीज़ है। ये m0 जो है ना, इसे हम कहते हैं रेस्ट मास। क्या कहते हैं, रेस्ट मास। रेस्ट मास मतलब वो मास जब उस ऑब्जेक्ट की, जिसका मास हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है, यानी कि वेलोसिटी जो है जब उसकी 0 है, उस टाइम पे इसका मास क्या था। ठीक है, और ये जो है v, उस स्पीड से, जिस स्पीड से हम उस मास को चला रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मूला क्या कहते हैं, ऐसे समझ लो मोटा मोटी, कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, जब भी कोई मास है, अगर हम उसे जो है काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे चलाएं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड दैट इज़ c से कंपेरेबल हो। कहने को मतलब, मान लो यहाँ पे 10 मीटर/सेकंड मैंने लिख दिया, तो वेरी तो करेगा, लेकिन क्या ही वेरी करेगा। नीचे 10⁸ ऑर्डर का c है, उसका स्क्वायर 10⁻16 हो जाएगा, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट 0। जितना ये था उतना ही ये आ जाएगा। ठीक, यानी कि वेलोसिटी जो है ना उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी c से कंपेरेबल हो। ये 10⁸ ऑर्डर का होता है, c की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸। ठीक है ना, तो कुछ इसी ऑर्डर का अगर v हो, लाइक 1 या फिर 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड का हो गया है ना, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो मास है ना, उतनी ज़्यादा स्पीड पे चलाने पे उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो बढ़ जाएगा। इसे देखो कैसे बढ़ेगा, देखो इतना तो पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम c से ज़्यादा स्पीड पे नहीं चला सकते। ये
कुछ कुछ इसी फॉर्मूले से ये भी आता है। अगर देखो, अगर सी से ज़्यादा मैंने चला दिए ज़्यादा स्पीड पे, तो क्या होगा, ये वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, ये वैल्यू 1 से ज़्यादा, तो 1 माइनस ये क्या चल जाएगा, ये आयोटा में चला जाएगा, है ना, इमेजिनरी हो जाएगा, और सारी चीज़ें इमेजिनरी हो जाएंगी और वो हमें पढ़ना है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी से कम स्पीड पे होगा, ठीक है, सी से कम स्पीड पे होगा, लेकिन कुछ तो होगा, और कुछ होगा तो यहाँ से ये टोटल वैल्यू कुछ आएगी, यहाँ पे 1 है, 1 से ये वैल्यू माइनस होगी, तो ये नीचे की वैल्यू क्या होगी, और कम हो गई, 1 से कम हो गई, 1 से कम हो गई, तो ये नेट वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा बढ़ गई, है ना। जैसे अगर मैं मान लूँ v को लेट्स से मैं v को जो है c का आधा मान लूँ, c के आधे स्पीड पे अगर ये जाए, ठीक है, c के आधे स्पीड पे वैल्यू लिखूँ या c/2 लिख दूँ, c/2 लिख देते हैं, आराम से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है, c/2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे मास क्या आ जाएगा इसका, m0 अपॉन में √1 माइनस c/2 का होल स्क्वायर अपॉन में c²। यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, m0 अपॉन में c/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, c²/4, c²/4 अपन में c² कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/4, 1 माइनस 1/4। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, m0 अपॉन में √3/4। तो ये आ जाएगा आपका m0 अपॉन में 3/4 क्या होगा, √3 हो जाता है आपको 1.732 एंड ये हो जाएगा 2 से ये क्या, ये 0.66, यानी ये आ गया m0 अपॉन में 0.66। तो ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 1.5, लगभग 1.5 गुना हो जाएगी, ठीक है, m0। तो हमने देखा क्या, यहाँ पे देख लो, हमने स्पीड को लाइट की स्पीड के आधे स्पीड पे से चलाया, तो मास कितना हो गया, 1.5 गुना हो गया। और लोग क्या कहते हैं मेरे से, भाई तू दौड़ेगा तो मास कम होगा। काहे का मास कम हो रहा है, मास तो बढ़ रहा है, इसलिए तो दौड़ता नहीं मैं, मजाक कर रहा हूँ भाई। वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये मास बढ़ाने के लिए इतनी ज़्यादा स्पीड पे जाना पड़ेगा आपको, c/2, तब जाके मास बढ़ेगा इसका, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है, वापस टॉपिक पे आते हैं। वापस टॉपिक पे क्या था हमारा फाइनल कंक्लूजन, क्या था, मास जो है वो वेरी करता है किसके साथ, स्पीड के साथ। स्पीड अगर ज़्यादा हुई तो मास भी जो है वो भी बढ़ेगा, लेकिन चार्ज जो है ये साला पुष्पाराज है। क्या है, पुष्पाराज। ये क्या कहते हैं, ये कहता है मुझे कितनी भी स्पीड से चला लो या कितना भी स्लो स्पीड पे चला लो, मेरे साथ कुछ भी कर लो यारो, मैं चेंज नहीं होऊंगा, मैं चेंज होगा ही नहीं, ये कहता है चार्ज। यस, एंड दिस इज ट्रू। चार्ज के साथ ऐसा कोई भी केस नहीं होता। चार्ज को आप किसी भी स्पीड पे चला लो यार, वो अगर 4 कूलम था तो 4 कूलम रहेगा, हमेशा रहेगा, वो चेंज होगा ही नहीं स्पीड के साथ। तो ये एक चार्ज की काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी, काफ़ी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये जो है चार्ज जो है ये स्पीड के साथ चेंज नहीं होता मास की तरह, ठीक है। ये जितना है उतना ही रहेगा, अड़ियल है एकदम से। तो ये हो गया आपका थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आई थिंक ये लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका मेन फिजिक्स, जो आपके काम आएगा। ये सब मैंने जो पढ़ा है ना, ये सब बस नॉलेज के लिए है। मेन स्टार्ट कहाँ से होता है, मेनली कूलम्ब्स लॉ से, जो कि हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। पर पहले कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कुत्ते वाली कहानी, ठीक है, कि चार्ज क्या है, कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा था, है ना। इसके एरिया में कोई भी दूसरा चार्ज है, वो क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा, या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इसे ज़रा समझते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखो, लाइन में भूल गया, चार्ज
कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, याद रख लेना, चार्ज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इसमें कोई लिखने वाली बात भी नहीं है, आपको याद होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ज लिया Q1 लेट्स से, एंड एक दूसरा चार्ज लिया मैंने Q2। ये पहले क्या था, ये तन्हा था, अकेला था, ठीक है, फिर क्या हुआ, ये भी पहले क्या था, अकेला था, तन्हा था, इसे भी कुछ फील नहीं हो रहा था, महसूस नहीं हो रहा था, इसे भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था। फिर क्या किया, हमने दोनों को पास लिया। पहले क्या था, काफ़ी दूर थे, हमने क्या किया, हमने दोनों को पास लिया। जैसे हमने पास लाया, ये चार्ज जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया, और जैसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया, इसे कुछ महसूस हुआ, इसकी फीलिंग जाग गई, ठीक है, तो इससे कुछ महसूस हुआ Q2 का, एंड सेम महसूस जो है इसको भी हुआ, और वो फीलिंग क्या थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है, वो फीलिंग क्या थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर गया ये, तो ऑब्वियस है ये इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, किधर लगाएंगे फोर्स, तो वो जानना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे फोर्स अगर हमें पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ लिया, इसको हमने पकड़ लिया, अब देखो, अब पकड़ लिए तो क्या करेंगे, ये जिधर इस पे फोर्स लगाएगा ये उधर ही भागेगा, तो हमने देखा कि इसने इस पे इधर फोर्स लगाया, ये इधर की ओर भागा, तो इस पे फोर्स किधर लगा, इधर लगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। इस पे अगर हमें पता करना हो फोर्स किधर लगेगा, हमने क्या किया, इसको पकड़ लिया, तो इस पे फोर्स लगा इस साइड में, इसे हमने लिख दिया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, चलो भाई वेक्टर लगा देते। अब हमने क्या किया, आगे हमने एक चार्ज लिया था, तो ऑब्वियस हमको इसका मास भी पता होगा, हमने इसका लिया था तो इसका भी मास पता होगा, ठीक है, मान लेते हैं दोनों का मास सेम है, मान लिया दोनों का मास सेम है, ठीक है। अब देखो, हमने जैसे इसको पकड़ा था, इसने इस पे फोर्स लगाया, तो ये इधर भागा, क्या किया, ये इधर भागा, जब इस इधर भागा तो क्या हमें इसका एक्सेलरेशन पता चल गया, हाँ पता चल गया। वैसे हमने इसको पकड़ा, ये इधर भागा, इसको पकड़ा, इसने इस पे फोर्स लगा और ये इधर भागा, और जैसे ये भागा हमने तुरंत कैप्चर कर लिया कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, कितनी स्पीड से भागा है, तो हमें इसका भी एक्सेलरेशन पता चल गया। दोनों का मास सेम था, तो हमने देखा कि दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या आ गया, सेम आ गया, और दोनों का एक्सेलरेशन सेम आ गया, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड कर लिया, दोनों फोर्स भी क्या है, फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों फोर्स भी क्या है, सेम है, सेम मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं, सेम, यहाँ पे नोट करते जा रहा हूँ, इसे नोट कर लेना, सेम मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं, और कहाँ लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अभी सोच रहे होगे यार ये दोनों तो यार मान लो प्लस चार्ज थे, ये दोनों क्या थे, मान लो दोनों सेम चार्ज थे, इसलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे, प्लस और माइनस अपोजिट में थोड़े लगेगा, चलो देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, मान लेते हैं प्लस चार्ज है, ये मान लेते हैं माइनस चार्ज है, क्या दोनों में अट्रैक्शन होगा, यस होगा जी, तो ये इधर लगाएगा फोर्स, ये इधर लगाएगा फोर्स, ये 1 था, ये 2 था, इस पे क्या लगा, इस पे आया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। क्या अभी भी इन दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट नहीं है क्या, ये इस साइड लगा रहा है, ये इस साइड लगा रहा, यानी प्लस प्लस हो या प्लस माइनस हो, अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, फोर्स क्या होगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा। याद करो, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या तुमने, हाँ यस पढ़ा था आपने, 11th में पढ़ा था, न्यूटन्स थर्ड लॉ, याद आ रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनता था, जहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ में
उसमें क्या था आपका, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर बनता था। ये फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं, दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, टू डिफरेंट बॉडीज पे, ये भी एक ध्यान देना, टू डिफरेंट बॉडीज पे। ये तीनों कंडीशन किसको सेटिस्फाई कर रही हैं, आपके न्यूटन्स थर्ड लॉ के, जहां पे क्या था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस फोर्स को, इन दोनों फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों फोर्स को हम कहते थे एक्शन रिएक्शन पेयर, याद है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनता था, ठीक है। और एक और चीज ध्यान दो, ये जो चार्ज है, ये जो फोर्स लग रहा है, ये लग किधर रहा है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो ठीक है। एक और चीज इसमें आप नोट डाउन कर लो कि ये जो फोर्स का डायरेक्शन है, दैट विल ऑलवेज वर्क अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एक चार्ज है कि यहाँ पे चार्ज है, मैं बोलूँ कि अपोजिट डायरेक्शन में लगना है और सेम मैग्नीट्यूड के लगना है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप इधर लगा दो एंड इसका अपोजिट इधर लगा दो फोर्स, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या, ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो लगेंगे, लेकिन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, यानी कि या तो इधर ही लग सकते हैं या फिर इधर लग सकते हैं। अट्रैक्शन हुआ तो ऐसे लगेंगे और रिपल्शन हुआ तो ऐसे लगेंगे, ठीक है। यानी फोर्स विल ऑलवेज वर्क along the line joining the two charges, ठीक है। कहाँ लगेगा इसका, इसकी डायरेक्शन क्या होगा, along the line joining the two charges, ठीक है। इसे बच्चों नोट डाउन करते जाना, ये सारी कंडीशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ऐसे ही नहीं रट्टा मार लेना कि कूलम्स लॉ K1 K2 बाई आर स्क्वायर, नहीं, ये सारा आपको याद रखना है। और देखो और क्या इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, टू डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है, एंड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। एंड यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दैट मीन्स ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते थे, सेंट्रल फोर्स भी कहते थे। क्या कहते थे, सेंट्रल फोर्सेस, याद है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स की कितनी प्रॉपर्टीज अभी हो गई हमारे पास, 5, ठीक है। कौन कौन सी है, दो डिफरेंट बॉडी पे लगेगा, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा, चलो ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ओके, along the line joining the two charges, ओके, एंड ऐसे फोर्सेस को क्या कहेंगे हम, सेंट्रल फोर्सेस। और एक और चीज, इस फोर्स को और क्या कहते थे हम, इस फोर्स को हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। याद करो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं याद है तो सुन लो, ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, ठीक है ना, पाथ पे डिपेंड नहीं करता था। यहाँ पे हम आराम से अपना पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लिया करते थे, जैसे कि तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, भी क्या है, भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। यहाँ पे वर्क डन जो है, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, ये काफ़ी सिमिलर है किससे, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। देखो ये आगे आपको दिख जाएगा फॉर्मूला में, ठीक है। बस फर्क बस इतना है कि इसमें रिपल्शन भी होता है, ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में आपका रिपल्शन नहीं सिर्फ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वैसे अर्थ की भी अपनी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, राइट। अब चलो अब इस पर बेस्ड एक छोटा सा ऐसे न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा, टू डिफरेंट बॉडीज सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा यहाँ पे देखो, दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड का लग रहा है एंड अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है। चलो अपोजिट डायरेक्शन
लग रहा है, ठीक है। यानी कि नेट फोर्स क्या होगा दोनों का 0, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो उस केस में मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। आप 11th में पढ़ के आ रहे हो। अभी देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल जैसे मैं दे दूं, यहाँ पे 2 चार्ज है मान लो, ठीक है ना। इस चार्ज का मान लो 2 kg जो है वेट है, इसका मान लो 3 kg वेट है, ठीक है। इस पर चार्ज जो है इसका चार्ज जो है मान लेते हैं 5 कूलम है, ठीक है। और इस पे चार्ज मान लेते हैं आपका 10 कूलम है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद क्या हो, थोड़ी दूर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी जो है इसकी हो गई मान लो 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बता सकते हो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ऑब्वियसली बता सकते हैं। अभी मैंने क्या कहा, 2 डिफरेंट बॉडीज पे सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि नेट फोर्स जो है एफ नेट क्या हो गया 0। एफ नेट 0 हो गया, दैट मीन्स मोमेंटम जो है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, इसका मास कितना है 2 kg है, और इसका ये वेलोसिटी कितनी है 30 इज इक्वल टू, इसका मास कितना है 3 kg, इसकी वेलोसिटी कितनी है v मान लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा v, ये कट जाएगा यहाँ से 10, v इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। इसमें चार्ज ऐसे ही मैंने लिख दिया था, चार्ज की कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोमेंटम कंजर्व। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की जगह अगर मैं ये कह दूँ कि ये मान लो 30 मीटर तक गया, तो ये कितना मीटर तक जाएगा, क्या वो भी हम निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, m1x1 प्लस m2x2 इज इक्वल टू 0, जस्ट लाइक योर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ मास में हम निकालते थे, कुछ वैसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ऐसे मोमेंटम कंजर्व करके हम सारी चीज़ इसकी निकाल लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आपका मेन फॉर्मूला पे। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका मेन, इसे नोट डाउन कर लेना, अगर नहीं किया है तो रिवाइंड करो वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए बाय हार्ट, ठीक है। चलो लिखो कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, एक साइंटिस्ट थे कूलम, उन्हीं के ऊपर है ये लॉ। उन्होंने क्या कहा, देखो ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, तो इसका कोई डेरिवेशन वगैरह जो है वो नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू है। वो कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द 2 चार्जेस, दैट इज, लिख लेते हैं चलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरेक्शन लिखो यार, अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होते, तो लेट्स राइट इट, इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द 2 charges is directly proportional to the magnitude of their charge is directly proportional to the magnitude of their charge Q। यानी कि अगर एक चार्ज को डबल किया तो फोर्स क्या हो गया, डबल हो गया। दूसरे चार्ज को भी डबल किया तो भी क्या हुआ, फोर्स डबल हो गया। दोनों को डबल कर दिए तो चार्ज, तो फोर्स जो 4 गुना हो गया, ठीक है। दैट मीन्स जो फोर्स जो है, दिस वाज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ठीक है ना। या फिर ऐसे लिख लो, फोर्स वाज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ
डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज योर आर। अगर डिस्टेंस मानेंगे तो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगर डिस्टेंस को डबल किया, डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच का अगर इन्होंने डबल कर दिया तो फोर्स जो है 1/4 होगा। तो वहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डिस्टेंस के इन्वर्स स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंड उनके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से आ गया आपका F = K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K क्या है अपना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। फर्दर इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। एंड जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अभी देखो इसकी वैल्यू इसका यूनिट जो ये था, ठीक है। ये 1/, में तो यूनिट भी क्या है, ये भी पलट जाएगी, क्या हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसे कोई रटने की जरूरत ज़्यादा है नहीं, मेन जो है आप ये याद रखो, ठीक है। ये आपको अब भी याद कर लेना क्या है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल में हम यही यूज़ करेंगे, ठीक है। K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ओके। सो दिस इज योर कूलम्ब्स लॉ। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट अगर हो देन प्लीज़ कमेंट डाउन एंड नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इस कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड जो है अच्छे क्वेश्चंस वो करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है जेई मेंस एंड एडवांस के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो ट्राई करेंगे एंड कुछ बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन जो है वो ट्राई करेंगे, सो दैट आपका एक बिल्डअप बन जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।